हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 2 देख रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग समुच्चयों को कार्तीय गुणन को देख चुके हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन होता क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए P दिया आपको ABC और Q दिया है आपको अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, इस प्रकार से। तो अगर हम P क्रॉस Q करें तो ये कहलाता है कार्तीय गुणन। जब हम कार्तीय गुणन करते हैं तो कार्तीय गुणन के अंतर्गत क्या आएगा कि ए का आप अली से करा दोगे, ए का भानु से, ए का बिनोय से, ए का चंद्रा से और ए का दिव्या से। इसी प्रकार आपको बी का अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या से करा देना है संबंध, और सी का अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या से आप मैपिंग करा देते हैं, यानी प्रतिचित्रण करा देते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से आपको P क्रॉस Q प्राप्त हो जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब यहां पर आपको पढ़ना है संबंध, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको कक्षा 12 में मिलता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। अब संबंध है क्या कि यदि हम P क्रॉस Q के प्रतिकृमित युग्म, अब मैंने कृमित युग्म बताया था आपको क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या कि यदि लिखा है ए बी तो ये बराबर नहीं होगा बी ए के, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर्ड पेयर यानी कृमित युग्म के प्रथम घटक x, अब x आपका कोई भी हो सकता है। यहां पर p आपका ABC था तो x आपको मैंने ले लिया कि ABC को रिप्रेजेंट कर रहा। प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच संबंध r इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि R जो है आपको मान लिया एक संबंध इस प्रकार से दे दिया कि एक्स वाई, एक्स नाम y का प्रथम अक्षर है, जहां x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक संबंध इस प्रकार से दे रहा है कि पहले घटक और दूसरे घटक के जो नाम है, जो पहले अक्षर है, वो समान ले लिए। इस प्रकार से आपको एक संबंध दे दिया, ठीक है। तो यहां से अपन को संबंध क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा R, जो आपको एक R मिलेगा, वो मिलेगा आपको A अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई के जो प्रथम अक्षर है वो समान कह रहा है। तो हमने यहां से क्या कर लिया कि ए अली ले लिया, ठीक है। इसके बाद बी भानु, बी बिनोय, ठीक है, ए बी बी और सी चंद्रा यानी सी सी, इस प्रकार से। तो ये आपको संबंध प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको संबंध निकालने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखिए, बहुत ही आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो आपको पहला संबंध लिखा है, आपको पता है कि ये समुच्चय निर्माण विधि रहती है, ठीक है। इसको आप समुच्चय निर्माण विधि कहोगे। और ये जो दूसरा संबंध लिखा है ये प्रॉपर्टी के रूप में और ये आपके अवयव के रूप में। तो जो अवयव के रूप में होता है उसे हम रोस्टर विधि कहते हैं, ठीक है। तो संबंध में भी दो विधियां रहेंगी आपकी, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और समझनी है, तीर आरेख, ठीक है, यानी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जो संबंध आर आपको निकल के आ रहा है वो कैसे निकल के आ रहा कि ए का अली से करा रहे, इसके बाद बी भानु और बी बिनोय से संबंधित है और सी चंद्रा से संबंधित है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो संबंध आपको ये बन गया, ठीक है, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, इस प्रकार से। अब यहां पर कुछ चीजें आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि जो पहला समुच्चय है और जो दूसरा समुच्चय है, पहले समुच्चय को आप बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे आप? इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। और दूसरे समुच्चय को आप बोलते हैं इमेज, यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कक्षा 12 में, क्योंकि कक्षा 12 में जो आपका चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री इमेज और इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब करके मैंने सारे सवाल हल करा दिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले वाले को आप बोलते हैं प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब और दूसरे वाले को बोलते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब। अच्छा, इसमें तीन चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले वाले समुच्चय को आप कहते हो प्रांत, इसको बोलते हो आप प्रांत, ठीक है। जो दूसरा वाला समुच्चय कहलाता है वो कहलाता है आपका सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत। पहला वाला आपका कहलाएगा प्रांत, दूसरा वाला कहलाएगा सह प्रांत। और तीसरे वाले को कहोगे आप तीसरे, अब यहां पर तीसरा नहीं, इसमें आप जितने भी हैं अवयव जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड कौन कौन है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, तो जो कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं परिसर, उसको बोलते हैं परिसर। इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं संबंध की। किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। तो आपने देखा कि जो संबंध बन रहा था वो उप समुच्चय बना कि नहीं बना। देखिए ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, ये आपके जो कार्तीय गुणन ये वाला था, इसका एक उप समुच्चय बन के निकल के आता है। इसका उप समुच्चय निकल के आया कि नहीं निकल के आया। तो यही ये परिभाषा कह रही है। क्या कह रही है? किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीय घटक है वो पहले घटक के लिए प्रतिबिंब कहलाएगा। द्वितीय घटक कौन सा? ये द्वितीय घटक ये कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। और प्रथम घटक द्वितीय घटक के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। यानी प्रथम घटक जो होगा वो दूसरे वाले के लिए क्या कहलाएगा? पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। इसको आपको ध्यान रखना है। तो संबंध आर के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। जो प्रथम घटक बना उसमें जो अवयव होंगे वो कहलाएंगे प्रांत। तो आप प्रांत देख रहे थे, एबीसी थे। कौन कौन कनेक्टेड थे? पहले वाले समुच्चय में कनेक्टेड था एबीसी। ठीक है, परिसर, संबंध आर के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। तो जो दूसरे वाले कनेक्टेड होंगे, सब नहीं, कनेक्टेड जो होंगे उसको आप परिसर कहोगे। तो परिसर था अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। दिव्या कनेक्टेड नहीं थी। और सहप्रांत हो जाएगा जो दूसरा वाला समुच्चय था वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो सहप्रांत में क्या आ जाएगा? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। दूसरे समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। तो आपने ये देखा कि सहप्रांत एक बड़ा समुच्चय है परिसर से। तो इसका मतलब क्या कि परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है और उसका उप समुच्चय भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। टिप्पणी आपकी इस प्रकार से, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, संबंध को लिखने के दो तरीके रहेंगे आपको। समुच्चय की तरह कि या तो आपको प्रॉपर्टी के रूप में उसको लिख पाओगे समुच्चय निर्माण विधि में, या उसको अवयव के रूप में रोस्टर विधि से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। तो एरो डायग्राम बहुत जरूरी है। एरो डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये कक्षा 12 के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है ये कक्षा 12 के लिए फंडामेंटल है। आपको इसको ध्यान रखना है, साथ ही ये चीजें तो आपको ध्यान ही रखनी है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर आपको 7 कह रहा है कि मान लीजिए ए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें संबंध आपको आर दिया है कि एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। मतलब पहला समुच्चय ए लेना है, दूसरा समुच्चय भी ए ही लेना है। मतलब ए से ए में संबंध बताना है आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस संबंध को एक तीरारेख द्वारा दर्शाइए। दूसरा कह रहा है प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है? आपको दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और आर कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट y बराबर एक्स प्लस 1। इस प्रकार से यानी अगर हम x के मान को 1 2 3 4 5 6 ले, x के मान को 1 2 3 4 5 6 लेते हैं और यहां पर अगर पुट करते हैं इस जगह y बराबर एक्स प्लस 1 में, तो अगर हमने x का मान 1 रखा, तो यहां से y का मान हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x के मान को इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। x का मान 3 है तो y का मान 4, x का मान 4 तो y का मान 5, x का मान 5 तो y का मान 6। तो इस प्रकार से x y के लिए संबंध आपको क्या मिल गया? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? ऐसे करते हैं। अब अगर हम बात करें तीर आरेख की, तो तीर आरेख बहुत आसान है क्योंकि पहला आपको कह रहा था समुच्चय ए है, दूसरा भी कह रहा था समुच्चय ए है। ए से ए में दिखाना था, तो ए में थे 1 2 3 4 5 6 और बी में थे 1 2 3 4 5 6। अब इसको कनेक्टेड कर देंगे तो एक का है 2 से कनेक्शन, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। अच्छा यहां पर एक चीज और, हमने यहां पर x का मान 6 क्यों नहीं माना? क्योंकि यदि आप x का मान 6 मानते तो y का मान कितना हो जाता? 7 हो जाता कि नहीं? लेकिन क्या यहां पर 7 है? यहां 7 नहीं है। इसका मतलब हम x का मान 6 नहीं ले सकते थे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से तीर आरेख दिखाना था, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा था प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो मैंने प्रांत क्या बताया था? जो प्रथम घटक हैं वो प्रांत है। ठीक है, जो द्वितीय घटक है वो परिसर है और जो दूसरा समुच्चय पूरा का पूरा है वो
सह प्रांत कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? तो जो प्रथम घटक है, अच्छा संबंध आपको ये हो गया। अब प्रथम घटक इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, ये प्रथम घटक है। तो प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, प्रथम घटकों का समुच्चय। क्लियर है बात? सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत कहलाता है आपका दूसरा पूरा का पूरा समुच्चय। तो दूसरा पूरा का पूरा समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा समुच्चय क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6। तो ये बन जाएगा आपका सह प्रांत। अगर परिसर की बात करें तो परिसर क्या है? द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटकों समुच्चय यानी 2 3 4 5 6, ठीक, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से करना था। कोई दिक्कत? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 कह रहा है कि नीचे आकृति में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी बताना है आपको। तो चलिए आकृति देख लेते हैं। आकृति आपको इस प्रकार से दी है P और Q। तो यहाँ आपको समझना है कि ये P दिया है 9 4 25 और ये Q दे रहा है 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5, इस प्रकार से। तो संबंध देखिए क्या हो रहा है। अगर हम संबंध पर गौर करें तो ये 9 जो 9 है वो कनेक्टेड है, आपको ध्यान से देखिए 3 और -3 से, ठीक है। जो 9 कनेक्टेड है वो 3 -3 से। जो 4 कनेक्टेड है वो आपका 2 से कनेक्टेड है और -2 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी प्रकार हम 25 की बात करें तो 25 आपका 5 और -5 से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो 9 का कनेक्शन हो रहा है वो आपको 3 -3 से हो रहा है। कब होगा? यदि आप अंडर रूट निकालें इसका, या फिर हम ये कहें कि 3 का वर्ग करें या -3 का अगर वर्ग करें तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि यहां पर Q का वर्ग हो रहा है तो P मिल रहा है आपको। समझिए आप बात, Q का वर्ग कर रहे हैं तो P मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि यदि हम यहां पर Y मान लें और यहां पर X मान लें, Q वाले एलिमेंट को Y और P वाले एलिमेंट को अगर हम X मान के चलें तो हम देख रहे हैं कि Y का अगर वर्ग कर दें, Y का वर्ग कर दे तो हमें X मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे भाई 5 और -5 का वर्ग करिए तो 25 मिलेगा आपको। अगर हम 3 और -3 का वर्ग करें तो हमको 9 मिलेगा। अगर हम 2 और -2 का वर्ग करें तो हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि यदि हम Y का वर्ग करें तो हमें X मिलेगा। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या कहलाएगा? इस प्रकार से कि x and y सच दैट x जो है वो y का वर्ग है, ठीक है। y का क्या है? वर्ग। आप देख रहे हैं y का वर्ग करने पर हमें x मिल रहा, तो x जो है वो y का वर्ग है, इस प्रकार से। अब यहां अगर आपको रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप तो बहुत आसान है। जो जो कनेक्टेड हो रहे हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 9 3 से, 9 -3 से, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 9 3 9 -3, ठीक है। 4 किससे था? 4 2 और 4 -2 से था। और 25 किससे था? 25 आपका 5 से और 25 -5 से कनेक्टेड था। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप और ये हो गया रोस्टर रूप, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रांत की बात कर लेते हैं। तो प्रांत क्या था? प्रथम घटक। प्रांत क्या था? जो आपके प्रथम घटक होते हैं उनको प्रांत कहते हैं। तो 9 4 25 बार बार लिखते नहीं है, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। और परिसर क्या होता है? जो आपके दूसरे घटक होते हैं, जो आपके दूसरे घटक होते हैं वो परिसर कहलाता है। 3 -3 2 -2 5 -5। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं सह प्रांत की, तो सह प्रांत में क्या आ जाएगा? सह प्रांत में आपके जो दूसरा समुच्चय था, ये जो दूसरा समुच्चय Q था, ये जो दूसरा समुच्चय Q था, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी अगर हम सह प्रांत की बात करते हैं तो इसमें 3 -3 2 -2 और 1 छूट रहा था तो 1 दिया जाता, 1 5 और -5, इस प्रकार से सह प्रांत भी बन जाता। अब चलिए टिप्पणी पर बात कर लेते हैं। टिप्पणी आपको कह रहा है कि किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। और आपको ध्यान रखना है कि उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है? ये होता है 2 की घात n, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि Na बराबर P और Nb बराबर Q तो N A क्रॉस B है। A क्रॉस B क्या होता है? PQ हो जाता है, दोनों का गुणा करा देते हैं, आपको पता है। तो संबंधों की कुल संख्या 2 की घात PQ होती है। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 आपका टिप्पणी पर आधारित है, जो टिप्पणी मैंने ऊपर बताई है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए A बराबर 1 2 दिया है, B बराबर 3 4 दिया है। A से B में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो A आपको 1 2 दिया है, B आपको 3 4 दिया। तो A में कितने अवयव हैं? 2 हैं। B में कितने अवयव हैं? 2 हैं। तो A क्रॉस B में कितने अवयव हो जाएंगे? 2 × 2 यानी 4। तो अगर हम संबंधों की कुल संख्या की बात करें तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की घात 4।
ये जो गुणा आया 2 की घात के ऊपर चला जाएगा, जैसे सूत्र में बताया था, तो 2 की घात 4 यानी संबंधों की कुल संख्या 16 हो। अब टिप्पणी आपको एक और ये कह रही है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। ये अपने क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 में देखा था। ठीक है, तो ए से ए पर जो संबंध होता है ए पर। चलिए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपको कह रहा है कि मान लीजिए ए आपको दिया है 1 2 3 से 14 तक, आर आपको इस प्रकार से कह रहा है 3x - y = 0, जहां x y बिलोंग्स टू ए है, मतलब x और y जो है वो दोनों a में है। द्वारा a से a का संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आपको a दिया है 1 से 14 तक और r कह रहा है जो है 3x - y = 0, इस प्रकार से कह रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं 3x - y = 0, तो हम कह सकते हैं y = 3x। इसका मतलब क्या कि और x और y को कह रहा था जो है वो दोनों a में है। ठीक है ना, तो अगर x का मान 1 है तो y का मान 3x से 3 आएगा, x का मान 2 है तो y का मान 6 आएगा, 3 दूनी 6, x का मान 3 तो y का मान 3 3 9, और x का मान 4 तो y का मान कितना हो जाएगा 12। अब आप x का मान 5 नहीं ले सकते, क्योंकि जब x का मान 5 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3 5 15, और 15 ए में नहीं है। जब 15 ए में नहीं है तो x का मान आप 5 नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो संबंध यहां से क्या निकल के आएगा, संबंध यहां से निकल के आएगा r, क्या निकल के आएगा, r आ जाएगा आपको 1 3, ठीक है, 2 6 3 9 एंड 4 12, इस प्रकार से, यानी 1 3 2 6 3 9 और 4 12। तो ए से आपने ए में एक संबंध r दिखा दिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। तो प्रांत क्या होता है, जो प्रथम घटक होते हैं उनका समुच्चय प्रांत कहलाएगा, यानी 1 2 3 एंड 4। परिसर क्या कहलाता है, जो दूसरे घटक होते हैं, जो दूसरे अवयव होते हैं, ठीक है, तो उनका समुच्चय, यानी 3 6 9 और 12। और सहप्रांत क्या कहलाता है, जो पूरा का पूरा आपका दूसरा समुच्चय होता है वो सहप्रांत कहलाएगा। तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कहां तक, 14 तक। तो इस प्रकार से करना था। आई होप बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r x y सच दैट y = x + 5 संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x जो है वो 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, x और y दोनों प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग्स करते हैं। द्वारा संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, अब a मान लिया हमने, जो दिया वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, a प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमने मान लिया। r क्या कह रहा है, r कह रहा है x y सच दैट y = x + 5 x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो x क्या है, x 4 से कम प्राकृतिक संख्या हुई। अब 4 से कम प्राकृतिक संख्या कौन हुई, 1 2 3, और y कह रहा था x + 5। तो जब आप यहां पर x + 5 में रखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, y का मान मिलेगा आपको 6 7 8। y का मान यहां से जब आप रखोगे, x का मान 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7 और 3 रखने पर 8 मिल जाएगा। तो y का मान मिलेगा आपको 6 7 8। तो यहां से संबंध क्या मिल रहा, 1 के लिए 6, 2 के लिए 7 और 3 के लिए 8। तो रिलेशन क्या निकल आया, संबंध निकल के आया 1 6 2 7 3 8। ठीक है, अब a से a में, या आप यहां कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए n से n में दिखा रहे हैं, तो 1 के लिए 6 हो रहा है, 2 के लिए 7 हो रहा है, 3 के लिए 8 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका संबंध बन रहा था। ये तीर आरेख से दिखाना हो तो संबंध क्या था आपको, संबंध इस प्रकार से कुछ निकल के आया कि 1 6 2 7 3 8। तो प्रांत क्या कह रहा था, प्रांत कह रहा था प्रथम घटक। तो प्रथम घटक है आपका 1 2 3, तो प्रांत हो जाएगा 1 2 3। और परिसर कहलाता है दूसरा घटक, तो दूसरा घटक है 6 7 8। तो क्या हो जाएगा, परिसर 6 7 8। यही सवाल पूछ रहा था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, a आपको दिया 1 2 3 4 1 2 3 5, b दिया आपको 4 6 9। a से b में एक संबंध r x y सच दैट x और y का अंतर विषम है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो a आपको दिया 1 2 3 5, ठीक है, और b दिया आपको 4 6 9। और संबंध क्या कह रहा है कि x y का अंतर विषम है। x y का अंतर जो है वो विषम है। अब x y का अंतर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि x से आप y घटाइए, ये दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे x - y करो चाहे y - x करो। ठीक है, लेकिन जो अंतर आना चाहिए वो विषम आना चाहिए, कुछ इस प्रकार से वो कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए और ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि विषम संख्या आपको कैसे मिलती है।
विषम संख्या मिलती है जब सम में से अगर हम विषम घटाते हैं, सम संख्या से विषम संख्या घटाने पर आपको विषम संख्या मिलेगी, बड़े ध्यान से समझिए। और विषम संख्या से सम संख्या घटाएं तो भी विषम संख्या मिलेगी, यानी सम से अगर विषम घटाते हैं तो विषम मिलती है, विषम से अगर सम घटाते हैं तो विषम मिलती है। कैसे, ये समझिए। जैसे 6 आपकी सम संख्या है और 3 विषम है, तो सम से आपने विषम घटाया तो क्या मिला, विषम संख्या 3 मिली। 9 में से 4 घटाते हैं तो हमें 5 मिलता है। 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और 4 सम संख्या है, तो अगर हम विषम से सम घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, विषम संख्या मिलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम संख्या कैसे प्राप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सम से अगर सम घटाएं तो सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम से अगर हम विषम घटाएं तो सम संख्या प्राप्त होगी। ये चीज, दो चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छी से, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आगे इस्तेमाल आपको होना ही होना है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें एक की, ए और बी में बात करें, तो एक को किससे घटाएं कि आपको विषम संख्या मिल जाए। एक आपकी विषम संख्या है, विषम को सम से घटाएं, विषम को सम से घटाते हैं तो विषम संख्या मिलती है, यानी एक को घटाने के लिए आपको सम संख्या चाहिए। यानी एक का कनेक्शन किससे होगा, एक का कनेक्शन 4 से होगा और एक का कनेक्शन 6 से होगा। ठीक है, 2 आपकी सम संख्या है, तो सम से आपको विषम घटाना है, तो 2 से विषम, विषम कौन सी है, 9 है। ठीक है, 2 से 9। अब 1 और 4 का अंतर क्या है, 3 है, विषम संख्या। 1 6 का अंतर क्या है, 5 है, विषम संख्या। 2 9 का अंतर क्या है, 7 है, विषम संख्या। अब अगर हम 3 को पकड़ें तो 3 आपकी विषम संख्या है, तो विषम से आपको सम घटाना है, तो 3 में से 4 घटाएंगे और 3 में से 6 घटाएंगे, तो 3 और 4 का अंतर 1, विषम संख्या। 3 6 का अंतर 3, विषम संख्या। अब 5 को पकड़िए, 5 आपकी विषम संख्या है, तो विषम से सम घटाते हैं, तो 5 से आप 4 घटाएंगे और 5 से आप 6 घटाएंगे, तो ये इस प्रकार से आपको एक संबंध मिल जाएगा। अब अगर इसको तीर आरेख से देखने की कोशिश करो, तो 1 से किसको हटाया था, 1 से 4 को, 1 से 6 को, 2 से किसको, 2 से 9 को, 3 से हम किसको घटा रहे थे, 3 से घटा रहे थे हम 3 से 4 को और 3 से 6 को। और अगर हम बात करें 5 से, तो 5 से हम किसको घटाएंगे, 5 से हम घटा रहे थे 5 से 4 को और 5 से 6 को। इस प्रकार से तीर आरेख बन के निकल के आ रहा था, तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 कह रहा है कि समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाता है आकृति। इस संबंध को आपको समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए है, इसके प्रांत और परिसर भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कह रहा है कि आपको एक संबंध दे दिया है, P और Q, आकृति दे दी। तो यहां आप देख रहे हैं कि 5 से 3 को संबंध है, 6 से आपको 4 को संबंध कह रहा है और 7 से 5 में संबंध कह रहा है। तो यहां अगर हम गौर करें, अगर हम P को X और Q Y को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम देखें 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 5 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 6 के बराबर हो रहा, 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 7 के बराबर हो रहा। इसका मतलब क्या Y में अगर हम 2 जोड़ दें तो X के बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, R क्या हो जाएगा, X and Y सच दैट X बराबर Y प्लस 2। मतलब Y में अगर आप 2 जोड़ दें तो आपको X मिल रहा, Y में अगर यहां पर आप 2 जोड़ रहे हो तो आपको X वाले पद मिल रहे थे। तो X बराबर Y प्लस 2, जहां X किसको बिलोंग्स कर रहा, P को, और Y किसको बिलोंग्स कर रहा, Q को। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब रोस्टर रूप लिख दीजिए। रोस्टर रूप तो आसान है, रोस्टर रूप में क्या है, कुछ नहीं है, 5 3 से है, 6 4 से है और 7 5 से हो गया, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब प्रांत परिसर दिखा दो, तो प्रांत क्या है, पहले घटक, तो 5 6 7 ये प्रांत हो गया। परिसर क्या है, दूसरे घटक, तो दूसरे घटक है 3 4 5, ये हो गया प्रांत और परिसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि मान लीजिए A आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए कि A आपको संबंध इस प्रकार से कह रहा है कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, आपको ये कह रहा है, तो आपको निकालना है रोस्टर रूप, R का प्रांत ज्ञात कीजिए और R का परिसर ज्ञात कीजिए, इतना निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, A बराबर आपको 1 2 3 4 6 दिया है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 नहीं दिया है। ठीक है, और A जो है वो B को यथावत विभाजित करती है, तो मतलब A अगर आपका 1 2 3 4 6 है तो B भी आपका 1 2 3 4 6 होगा। और आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या B को डिवाइड करेगी। तो अगर हम 1 को पकड़ें तो 1 किस किस को डिवाइड करेगी, 1 जो संख्या है वो डिवाइड करेगी 1 को स्वयं को, पहली बात, और 1 2 को भी डिवाइड करेगी, 1 3 को करेगी, 4 को करेगी और
6 को करेगी, इस प्रकार से लेना है। और अगर हम बात करें 2 की, तो 2 किसको विभाजित करती है? संख्या 2 विभाजित करेगा, एक तो खुद को यानी 2 को, और दूसरा 4 को और 6 को। तो इस प्रकार से आपको रोस्टर रूप करना है। तो रोस्टर रूप में क्या आ जाएगा, 1 जो डिवाइड करेगा 1 को करेगा स्वयं को, फिर 2 को, फिर 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा और 1 6 को करेगा। फिर अगर हम बात करें 2 की, तो 2 किसको करेगा डिवाइड, 2 करेगा आपको 2 को करेगा डिवाइड, 2 4 को करेगा डिवाइड और 2 6 को डिवाइड करेगा। 3 की बात कर लीजिए तो 3 को करेगा और 3 6 को करेगा डिवाइड। 4 की बात करें तो 4 को करेगा और 4 और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। और 6 की बात कर लें तो 6 किसको करेगा, 6 को करेगा। इस प्रकार से करना था। अब प्रांत ज्ञात कर लो, तो प्रांत आएगा आपका पहले घटक। तो पहले घटक कौन कौन से, 1 2 3 4 6, ये हो गया प्रांत। और परसर की बात कर लो, तो परसर में क्या क्या आएगा, परसर में भी आएगा आपका 1 2 3 4 6। तो ये आपका रोस्टर रूप, प्रांत और परसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 कह रहा है कि संबंध है r बराबर x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, जो x का मान है वो 0 1 2 3 4 5 है, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परसर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको r क्या दिया है, r इस प्रकार से आपको एक संबंध दिया है। तो प्रथम घटक x क्या है, जो प्रथम घटक x है उसमें आपको मिल रहा है 0 1 2 3 4 5, और जो द्वितीय घटक है वो x प्लस 5 है, यानी पहले में 5 जोड़ते जाइए, 0 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका प्रथम घटक, ये हो गया द्वितीय घटक। तो आपको रोस्टर रूप क्या निकल के आएगा, आप इसका रोस्टर रूप संबंध निकल के आएगा 0 5, फिर 1 6, 2 के लिए 7, 3 8, 4 9 एंड 5 10, ये निकल के आएगा। अब वो कह रहा था प्रांत और परसर निकाल लो, तो प्रांत आपका प्रथम घटक होता है, तो प्रांत आपका कहलाएगा 0 1 2 3 4 5, ये कहलाएगा। और परसर होता है दूसरी घटक, तो दूसरी घटक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है कि कह रहा है संबंध r आपको इस प्रकार से दे रहा है कि x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो r आपको इस प्रकार से दे रहा है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो प्रथम घटक क्या है, आपको प्रथम घटक x कह रहा है। प्रथम घटक क्या कह रहा है, प्रथम घटक x है, और x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 10 से कम अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7, ये होगी 10 से कम अभाज्य संख्या। तो दूसरा घटक क्या बनेगा, क्यूब कह रहा है, x की घात 3, यानी घात 3 निकाल देंगे तो कितने निकलेगा 8 27 125 और 343। अब इसको हम रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो जब हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो कैसे, 2 8 3 27 5 125 और 7 343, ऐसे लिखना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उदाहरण नंबर 9 की तरह है, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लीजिए ए दिया आपको एक्स वाई जेड, बी दिया है 1 2, ए से बी के संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी। तो ए आपको क्या दिया है एक्स वाई जेड, तो इसमें अवयव कितने हैं 3। बी में आपको दिया है 1 2, तो बी में अवयव कितने हो गए 2। तो यहां से आप ए और ए क्रॉस बी में अवयव कैसे निकालेंगे, 3 × 2 यानी 6। तो अब ए क्रॉस बी में 6 अवयव है, तो संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात 6 यानी 64, तो 64 संबंध निकल के आएंगे। चाहे आप 2 की घात 6 को भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आर जो है जेड यानी पूर्णांक इंटीजर्स पर आर जो दिया इस प्रकार से एक संबंध दिया कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी अगर हम ए और बी को घटाएं और पूर्णांक है, और यहां पर ये कह रहा था कि जो ए और बी है वो दोनों भी पूर्णांक है, यानी ए बी बिलोंग्स टू जेड कह रहा था, ए और बी दोनों पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत तथा परिसर आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो संबंध क्या कह रहा है कि आर आपको इस प्रकार से दिया है। अब यहां देखिए जो ए बी है वो भी पूर्णांक है और कह रहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो जरा इसको समझिए, जेड आपके ये होता है पूर्णांक, आपको पता है ये होती संख्या है। तो अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का आप अंतर निकालें तो आपको हमेशा पूर्णांक मिलेगा। इसका मतलब क्या कि यदि आप पूर्णांक से पूर्णांक को सब्ट्रैक्ट करें यानी अंतर करें, घटाएं, तो आपको सदैव एक पूर्णांक मिलेगा। कैसे, मान लीजिए आप 4 से 2 को घटाएं, 4 - 2 2 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार -4 से यदि आप अगर आप 3 को घटाते हैं तो आपको -7 मिलेगा जो कि एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या कि यदि आप a माइनस बी कर रहे हैं तो जो पहला आपको घटक मिलेगा
r के अंतर्गत जो पहला घटक मिलेगा वो पूर्णांक होगा और जो दूसरा घटक मिलेगा वो भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या कि प्रांत आपको होता है प्रथम घटक, तो प्रांत आपको पूर्णांक कहलाएगा, प्रांत आपका पूर्णांक कहलाएगा, और परिसर होता है आपका दूसरा घटक, तो वो भी पूर्णांक कहलाएगा, तो ये आपको पूर्णांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से था। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जो कुछ भी है सब कर दें, फटाफट कर दें। इसके अलावा यदि आपने अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर वहां पर हम फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।